आज का हमारा टॉपिक है जी इंडिपेंडेंट ब्रांचेस का। इंडिपेंडेंट ब्रांचेस क्या होती हैं? इंडिपेंडेंट ब्रांचेस वो होती हैं जब ब्रांच जो है वो लार्ज साइज़ की होती है और उसने अपनी सारी फंक्शनिंग खुद करनी होती है, ठीक है। और यानी अपने सारे अकाउंट्स जो हैं फिर उसने खुद मेंटेन करने होते हैं। तो जो ब्रांचेस अपने फंक्शनिंग अलग से करती हैं और अपने सारे अकाउंट्स खुद मेंटेन कर रही हैं ना, उन ब्रांचेस को हम नाम देते हैं इंडिपेंडेंट ब्रांचेस का, ठीक है। लेकिन फिर भी जो एसेट्स होते हैं और इसके अलावा जो गुड्स वगैरह प्रोवाइड करनी होती हैं वो हेड ऑफ़िस की तरफ से ही होती हैं। और हेड ऑफ़िस के साथ साथ जो है वो गुड्स आउटसाइडर्स से भी, यानी जो दूसरी ब्रांचेस होती हैं वहाँ से भी ली जा सकती हैं, वहाँ से भी आ सकती हैं। इन दिस सिचुएशन ब्रांच जो है वो अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हेड ऑफ़िस का अकाउंट बनाता है और हेड ऑफ़िस जो है वो अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ब्रांच का अकाउंट बनाता है। ब्रांच का अकाउंट कैसे बनता है ये हमें पता है। डेबिट साइड पर गुड्स सेंड टू ब्रांच आना है, एक्सपेंसेस आने हैं। क्रेडिट साइड पर गुड्स रिटर्न टू ब्रांच आनी है, कैश रिसीव फ्रॉम ब्रांच आना है, ठीक है जी। और इसी तरीके से हेड ऑफ़िस का अकाउंट बनता है, लेकिन ऑपोजिट साइड्स पर जो भी अमाउंट्स उसकी हेड ऑफ़िस की ब्रांच अकाउंट की डेबिट साइड पर आ रही थी वही अमाउंट्स इस इधर ब्रांच अपने हेड ऑफ़िस अकाउंट की क्रेडिट साइड पर लिखेगा, ठीक है। और जो उसकी क्रेडिट साइड पर थी वो ये अपने अपने डेबिट साइड पर लिखेगा। बैलेंस जो आएगा वो क्या होगा जी, वो लाइबिलिटी फॉर ब्रांच होगा विच इज़ ट्रीटेड एज इट्स कैपिटल, जो इसके कैपिटल के तौर पर हम ट्रीट करते हैं एट द एंड ऑफ ईयर, ठीक है। तो जो ब्रांच का बैलेंस आ रहा होता है वो क्या होता है जी, वो हेड ऑफ़िस के लिए एसेट होता है, मींस इन्वेस्टमेंट मेड बाय द हेड ऑफ़िस इन द ब्रांच, कि वो इन्वेस्टमेंट की गई है हेड ऑफ़िस की तरफ से किस में, ब्रांच में। फिर क्या होता है जी, फिर एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड जो है वो ब्रांच अपने अकाउंट्स खुद मेंटेन करती है, ट्रायल बैलेंस खुद बनाती है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट खुद बनाती है, बैलेंस शीट खुद बनाती है और फिर उसकी कॉपीज़ किसको सेंड कर देती है, हेड ऑफ़िस को सेटलमेंट के लिए। जब ये कॉपीज़ हेड ऑफ़िस रिसीव कर लेता है, ठीक है, तो ये अपने पास जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स इसने मेंटेन की होती है ना ब्रांच की, जो भी ब्रांच के इसने अकाउंट्स बनाए होते हैं वो उनके साथ फिर रिकंसाइल करता है, ठीक है। रिकंसाइल करने से हेड ऑफ़िस को ये पता चलता है कि ये जो मैंने अकाउंट्स बनाए हैं इनका बैलेंस वही है जो कि ब्रांच मुझे अपने अकाउंट्स बनाकर भेज रहा है। अगर तो दोनों का आंसर, दोनों के अकाउंट्स का बैलेंस जो है वो आपस में मैच करता है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि दोनों की अकाउंट्स ठीक मेंटेन हुए हैं। लेकिन अगर कहीं पे फ़र्क आ रहा है तो फिर हेड ऑफ़िस जो है वो अपने पास कुछ इनकॉर्पोरेटिंग एंट्रीज़ पास करता है, एडजस्टिंग एंट्रीज़ पास करता है उस फ़र्क को कवर करने के लिए। अब यहाँ पर इंडिपेंडेंट ब्रांचेस के लिए जो है ना कुछ स्पेशल आइटम्स हैं, जिनमें सबसे पहला है जी गुड्स इन ट्रांजिट। गुड्स इन ट्रांजिट क्या है? गुड्स इन ट्रांजिट का मतलब ये होता है कि जब हेड ऑफ़िस ब्रांच को चीज़ें भेज रहा है तो उसने फटाफट अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उसको लिख लेना है कि मैंने इतने से जो गुड्स है ना वो ब्रांच को भेज दी हुई हैं, लेकिन अभी तक वो ब्रांच के पास नहीं पहुंची हैं। तो जब तक ब्रांच के पास नहीं पहुंचेंगी ब्रांच उनको अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करेगा। सिमिलरली ब्रांच जो है जब अपनी गुड्स जो बिकने से रह जाती हैं या जो गुड्स डिफेक्टेड होती हैं उनको हेड ऑफ़िस को रिटर्न कर रहा है, तो जैसे ही उसको रिटर्न कर देता है वो अपनी तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिख देता है कि मैंने रिटर्न कर दी हैं, लेकिन वो अभी तक गुड्स जो है वो हेड ऑफ़िस के पास पहुंची नहीं हैं, ठीक है। तो इस तरीके से वो जो गुड्स हेड ऑफ़िस या ब्रांच के पास नहीं पहुंची हैं उन गुड्स को हम नाम देते हैं गुड्स इन ट्रांजिट का। उन गुड्स को हमने क्या नाम देना है? गुड्स इन ट्रांजिट का। तो जब हेड ऑफ़िस ने गुड्स भेजी उसने एंट्री पास कर ली, ब्रांच अकाउंट डेबिट, गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट क्रेडिट, लेकिन वो गुड्स जो हैं वो अभी तक ब्रांच के पास पहुंची नहीं हैं, जिसकी वजह से बैलेंस में डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। उस डिफरेंस को कवर करने के लिए फिर हेड ऑफ़िस अपने पास एक एक्स्ट्रा एंट्री पास करेगा जिसको हम नाम देंगे गुड्स इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट एंड ब्रांच अकाउंट क्रेडिट। सिमिलरली जब ब्रांच ने गुड्स सेंड की हेड ऑफ़िस को
ठीक है, उसने अपने पास रिकॉर्ड कर लिया हेड ऑफिस अकाउंट डेबिट एंड गुड्स रिटर्न टू हेड ऑफिस अकाउंट क्रेडिट, लेकिन वो गुड्स अभी तक हेड ऑफिस तक नहीं पहुंची हैं। क्लियर? उस डिफरेंस को कवर करने के लिए फिर जो एंट्री पास करेगी ब्रांच, वो करेगी जी गुड्स इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट एंड हेड ऑफिस अकाउंट क्रेडिट। सिमिलरली यहाँ पर हमारे पास एक और जो है वो आइटम है, वो है जी कैश इन ट्रांजिट का। कैश इन ट्रांजिट का मतलब ये होता है कि जो बिल्कुल वैसे ही जैसे गुड्स इन ट्रांजिट की हम लोगों ने अभी की है ना ट्रीटमेंट, कैश इन ट्रांजिट की भी वही है कि कैश भेजा गया है लेकिन अभी तक पहुंचा नहीं है, इसका मतलब वो ट्रांजिट में है। उसके बाद क्या है, थर्ड वन इज़ हेड ऑफिस एक्सपेंसेस चार्ज टू द ब्रांच। हेड ऑफिस ने जो ब्रांच के एक्सपेंसेस हैं वो उसको चार्ज कर दिए हैं और उसके लिए वो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री पास करेगा ब्रांच अकाउंट डेबिट एंड एक्सपेंसेस अकाउंट क्रेडिट, क्योंकि ये एक्सपेंसेस किसके थे, ये ब्रांच के एक्सपेंसेस थे। इन एक्सपेंसेस के लिए ब्रांच अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या एंट्री पास करेगा, वो लिखेगा जी हेड ऑफिस एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट एंड हेड ऑफिस अकाउंट क्रेडिट। डेप्रिसिएशन, एसेट्स की डेप्रिसिएशन, अगर तो हेड ऑफिस ख़रीद रहा है तो फिर हेड ऑफिस अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में डेप्रिसिएशन की एंट्री पास करेगा, और अगर जो है वो फिक्स्ड एसेट जो है वो ब्रांच ख़रीद रही है, ब्रांच के पास है, ब्रांच की मलकियत में है, तो फिर उसकी डेप्रिसिएशन की एंट्री जो है वो ब्रांच अपने पास करेगी। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट एंड फिक्स्ड एसेट अकाउंट क्रेडिट। एक है जी इंटर ब्रांच ट्रांसफ़र, कि इंटर ब्रांच ट्रांसफ़र का मतलब ये होता है कि ब्रांचेस भी आपस में एक दूसरे के साथ गुड्स को एक्सचेंज कर लेती हैं, लेकिन एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करने से पहले एक तो उन्होंने हेड ऑफिस से परमिशन लेनी होती है, दूसरा वो पहले हेड ऑफिस को सेंड करती हैं और फिर वहाँ से दूसरी ब्रांच मंगवाती है, डायरेक्ट एक दूसरे के साथ एक्सचेंज नहीं करती हैं। तो जब एक्सचेंजिंग हो रही है तो हेड ऑफिस अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री पास करेगा गुड्स रिसीव्ड अकाउंट डेबिट एंड सेंडिंग ब्रांच अकाउंट क्रेडिट, और फिर जब दूसरी ब्रांच उससे मंगवाएगी, ठीक है, तो वो एंट्री पास करेगा रिसीविंग ब्रांच अकाउंट डेबिट एंड गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट क्रेडिट। तो दरमियान में जो वो गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट डेबिट क्रेडिट हो रहा था ना, वो कॉमन था, ठीक है, उसको मैंने नहीं लिखा यहाँ पे, मैंने एक ही कंबाइन एंट्री पास कर दी है, जिसको हम जो कि हेड ऑफिस एंट्री पास करेगा कि रिसीविंग ब्रांच अकाउंट डेबिट कर देगा और सेंडिंग ब्रांच अकाउंट को क्रेडिट कर देगा कि इससे लेके इसको देनी है। सेंडिंग ब्रांच अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या एंट्री पास करेगी, हेड ऑफिस अकाउंट डेबिट गुड्स सेंड टू हेड ऑफिस अकाउंट क्रेडिट। रिसीविंग अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या एंट्री पास करेगी, गुड्स फ्रॉम हेड ऑफिस अकाउंट डेबिट एंड हेड ऑफिस अकाउंट क्रेडिट। अभी स्टार्ट में मैंने आपको ये बताया था कि जब फ़र्क आ जाता है ट्रायल बैलेंस की वजह से, ठीक है, तो फिर ब्रांच जो है वो क्या करती है, सॉरी हेड ऑफिस क्या करता है, उसके लिए कुछ इनकॉर्पोरेटिंग एंट्रीज़ पास करता है। वो इनकॉर्पोरेटिंग एंट्रीज़ दो चीज़ों के लिए पास होती है, एक तो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को इनकॉर्पोरेट करने के लिए पास होती है, ठीक है जी, और दूसरा जो है वो बैलेंस शीट को इनकॉर्पोरेट करने के लिए पास होती है। सॉरी, ये मैंने वर्ड बोला था डिफरेंस की वजह से, डिफरेंस के लिए नहीं, बल्कि जब ब्रांच और हेड ऑफिस के अकाउंट्स को इनकॉर्पोरेट करने के लिए ये एंट्रीज पास होती है, मतलब मिलाने के लिए, कि जब ब्रांच अपने ट्रायल बैलेंस को जो है वो मेंटेन कर लेता है, उसकी कॉपी हेड ऑफिस को भेजता है ना, ठीक है, तो हेड ऑफिस वो कॉपीज़ रिसीव करने के बाद जो है वो अपने पास कुछ एंट्रीज पास करता है और फिर नए सिरे से जो है वो बैलेंस शीट को या ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को बनाता है। अब ये जो इनकॉर्पोरेट करने के लिए मेथड्स हैं जी, ये दो हैं, एक डिटेल्ड मेथड और एक एवरेज्ड मेथड है, ठीक है। पहला जो मेथड है वो डिटेल्ड मेथड है। इस मेथड के तहत जितनी भी ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के आइटम्स हैं और जितने भी बैलेंस शीट के आइटम्स हैं, उन सब की इनकॉर्पोरेशन की एंट्रीज जो है वो पास होती है विद द हेल्प ऑफ दोज अकाउंट्स विच आर प्रोवाइडेड बाय द ब्रांच, जो ब्रांच ने प्रोवाइड किए होते हैं। अब वो एंट्रीज क्या हैं, फॉर आइटम्स ऑन डेबिट साइड ऑफ द ब्रांच ट्रेडिंग अकाउंट, जो आइटम्स ब्रांच ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पर हैं उसके लिए उनको इनकॉर्पोरेट करने के लिए हेड ऑफिस एंट्री पास करता है ब्रांच ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट, ब्रांच अकाउंट क्रेडिट। ब्रांच ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट में जो आइटम्स हैं वो सारे ही हैं, ओपनिंग स्टॉक भी है, परचेजेस, गुड्स रिसीव फ्रॉम हेड ऑफिस, वेजेस, कैरेज इन वर्ड, सेल्स रिटर्न, ये सब कुछ इसमें आएगा। क्लियर। सिमिलरली हम क्रेडिट साइड ब्रांच की ट्रेडिंग की क्रेडिट साइड के लिए एंट्री पास करेंगे ब्रांच अकाउंट डेबिट, ब्रांच ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट।
ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड पर जो आइटम्स होते हैं जैसे सेल्स है, गुड्स रिटर्न टू हेड ऑफिस है, परचेजेस रिटर्न है, क्लोजिंग स्टॉक है, ये सारा कुछ आएगा। फिर जी ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता है, उसके लिए क्या इनकॉर्पोरेटिंग एंट्री पास होगी, उसके लिए पास होगी जी ब्रांच ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट, ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट, और अगर लॉस है तो यही वाली एंट्री रिवर्स हो जाएगी। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की बारी आती है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड के लिए एंट्री पास होगी ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, ब्रांच अकाउंट क्रेडिट, और इसकी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पर जितने आइटम्स होते हैं लाइक सैलरीज, रेंट, डेप्रिसिएशन, बैड डेट्स, रिपेयर्स, डिस्काउंट अलाउड एटसेट्रा, इन सबको प्लस करके हम यहाँ पर अमाउंट लिखते हैं जी। ठीक है। उसके बाद क्रेडिट साइड के लिए जो ब्रांच की क्रेडिट साइड पर अमाउंट आती है उनके लिए एंट्री पास होगी ब्रांच अकाउंट डेबिट, ब्रांच ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट। इसमें क्या है, इसमें डिस्काउंट रिसीव है, मिसलिनियस इनकम जितनी भी हैं उन सारी अमाउंट्स को हम प्लस करके लिखते हैं। अगर नेट प्रॉफिट है तो एंट्री पास होती है जी ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट एंड जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट, क्योंकि ब्रांच का जो भी प्रॉफिट आएगा वो हमने किस अकाउंट को ट्रांसफ़र करना है, वो हमने जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को ट्रांसफ़र करना है जी। ठीक है। और अगर लॉस है तो यही वाली एंट्री जो है वो रिवर्स हो जाएगी। दूसरा जो मेथड है वो एवरेज मेथड है। एवरेज मेथड का मतलब क्या होता है कि सेपरेट एंट्रीज, जैसे यहाँ पे सेपरेट एंट्रीज पास की हुई हैं, सेपरेट एंट्रीज पास करने की बजाय जो है वो एक ही एंट्री पास हो जाती है, जो एंड पे आंसर आता है ना सिर्फ उसकी एंट्री पास होती है, ब्रांच अकाउंट डेबिट एंड जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट। और अगर लॉस है तो फिर क्या एंट्री पास होगी, फिर एंट्री पास होगी जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट एंड ब्रांच अकाउंट क्रेडिट। जिस तरीके से ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की इनकॉर्पोरेशन की एंट्रीज़ हैं, इसी तरीके से एसेट्स और लाइबिलिटीज़ की भी इनकॉर्पोरेशन की एंट्रीज़ हैं। ठीक है। तो जो उसने अपनी एनुअल बैलेंस शीट बनाई होती है वो जो है एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर और वो जो एट द एंड ऑफ ईयर दोनों ही ब्रांच जो है वो सेंड कर देता है हेड ऑफिस को, फिर हेड ऑफिस उसको उनके लिए जो है वो इनकॉर्पोरेटिंग एंट्रीज क्या पास करता है। एसेट्स के लिए पास करेगा ब्रांच एसेट्स अकाउंट डेबिट, इंडिविजुअल लिखने हैं हमने, इकट्ठे करके प्लस करके नहीं लिखने, इंडिविजुअल लिखने हैं, यानी कैश, डेटर्स जो है बिल रिसीवेबल, स्टॉक, सब कुछ इंडिविजुअल लिख के ब्रांच अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे। उसके बाद ब्रांच अकाउंट डेबिट, ब्रांच लाइबिलिटीज़ अकाउंट क्रेडिट, अगेन इंडिविजुअल लिखेंगे, लाइबिलिटीज़ क्रेडिट होती हैं ना। ठीक है। तो क्रेडिट साइड पर लिख देंगे और लेकिन इंडिविजुअल लिखेंगे, और किस की ये सारी लाइबिलिटीज़ हैं, ये ब्रांच की सारी लाइबिलिटीज़ हैं। क्लियर। इसलिए दूसरी साइड पे हमने ब्रांच अकाउंट लिख दिया है। ठीक है जी। आपको यहाँ पे नोट नज़र आ रहा होगा, लिखा हुआ है व्हेन बुक्स ऑफ branch fixed assets are maintained by head office then no incorporating entry will be pass। कि अगर हेड फिक्स्ड एसेट्स की बुक्स जो है वो हेड ऑफिस मेंटेन कर रहा है तो इनकॉर्पोरेशन एंट्रीज पास नहीं होंगी, लेकिन अगर फिक्स्ड एसेट्स आर मेंटेन्ड बाय ब्रांच देन एंट्री विल बी पास्ड, यानी फिर ये वाली एंट्री जो है वो पास होगी। क्लियर। उसके बाद बैंक हेड ऑफिस क्या करता है, हेड ऑफिस ये एक कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाता है जिसमें अपने और ब्रांच के सारे एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को रिकॉर्ड करता है और एट द एंड जो है फिर उसको अपनी फाइनेंशियल पोजीशन का पता चलता है। क्वेश्चन है यहाँ पे 23। ठीक है। कहता है आपसे अ ट्रेडिंग फर्म बेस्ड एट कराची हैज़ अ ब्रांच इन हैदराबाद विच ट्रेड्स ऑन इट्स ओन अकाउंट। ऑन इट्स ओन अकाउंट लिखा हुआ है, दैट मीन्स कि हमने ये जो है वो इंडिपेंडेंट ब्रांच है और इसने अपने अकाउंट्स खुद मेंटेन करने हैं। तो अभी वर्डिंग से ही आपको क्लियर हो गया होगा कि क्वेश्चन जो है वो इंडिपेंडेंट ब्रांच का है। क्या क्या दिया हुआ है इसमें, गुड्स रिसीव फ्रॉम हेड ऑफिस एट कॉस्ट प्राइस दी हुई है, तो गुड्स रिसीव जो है वो हम लिखते होते हैं ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पे, उसमें खुद ही कॉस्ट प्राइस दी हुई है, ना दी होती तो फिर हम निकालते। परचेजेस दी हुई हैं जी, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पर लिखेंगे कैश भी और क्रेडिट भी। सेल्स दी हुई हैं, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पर लिखेंगे कैश भी और क्रेडिट भी। ठीक है। क्रेडिट साइड पर ये आएंगी। कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स है, कैश पेड टू क्रेडिटर्स है, इसका जो है वो ट्रेडिंग अकाउंट में कोई काम नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कोई काम नहीं। हाँ, जब बैलेंस शीट बनाएंगे तो फिर इसका काम हमारे पास ज़रूर आएगा।
एक्सपेंसेस पेड बाय ब्रांच हैं और एक्सपेंसेस पेड बाय हेड ऑफिस हैं, दोनों ही एक्सपेंसेस पे हो रहे हैं। ठीक है जी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पर आएंगे। फर्नीचर पेड बाय ब्रांच है, इसका मतलब है कि ये फर्नीचर ब्रांच ने ख़ुद ख़रीदा हुआ है, तो इसके ऊपर जो डेप्रिसिएशन आएगी वो हम इसके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखेंगे। अगर यहाँ लिखा होता फर्नीचर पेड बाय हेड ऑफिस तो फिर हम डेप्रिसिएशन ना लिखते हैं। कैश रिसीव फ्रॉम हेड ऑफिस है, कैश रिमिटेड टू हेड ऑफिस है, इसका भी जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के साथ कोई काम नहीं है, लेकिन जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे तो फिर इसका काम ज़रूर आएगा जी। ठीक है, आपको कहता है द ब्रांच प्रिपेयर्स इट्स ओन फाइनल अकाउंट, राइट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 10%, डेप्रिसिएशन लेनी है हमने फर्नीचर पर 10% के हिसाब से। स्टॉक इन हैंड दिया हुआ, ये क्लोजिंग स्टॉक है, एक दफ़ा ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड पर आएगा, दूसरी दफ़ा बैलेंस शीट की डेबिट साइड पर आएगा। आपने प्रिपेयर करना है ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। ठीक है जी, ये देखें यहाँ पे मेरे पास इसका सॉल्यूशन है, सॉल्व किया हुआ है। क्या है जी, ब्रांच ट्रेडिंग अकाउंट है, क्लियर, एज ऑन ब्रांच ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है एज ऑन 30 जून। जो भी आपके पास डेट है आपने वो डेट यहाँ पर मेंशन करनी है। परचेजेस दी हुई हैं, कैश और क्रेडिट दोनों परचेजेस दी हुई हैं जी, डेबिट साइड पर लिखेंगे। सेल्स दी हुई हैं, कैश और क्रेडिट दोनों दिए हुए हैं, क्रेडिट साइड पर लिखेंगे। क्लोजिंग स्टॉक है, गुड्स रिसीव डेबिट साइड पर, क्रेडिट साइड का टोटल किया, डेबिट किया, उसमें से डेबिट साइड को माइनस किया, तो हमारे पास आ गया है जी यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट को ब्रॉड डाउन करेंगे, जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो इसकी डेबिट साइड पर लिखेंगे इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन, तो हमारे पास नेट प्रॉफिट आ जाएगा। अब बैलेंस शीट बनाने के लिए हमें कुछ आइटम्स चाहिए, ठीक है जी, जो कि हमारे पास मौजूद नहीं है, लेकिन बैलेंस शीट हमने बनानी है। अब क्या क्या मौजूद नहीं है हमारे पास, जो भी मौजूद नहीं है लेकिन उससे रिलेवेंट हमारे पास जो है वो इंफॉर्मेशन ज़रूर है। हेड ऑफिस अकाउंट यहाँ हमने बैलेंस शीट में क्यों लिखा, क्यों, इस वजह से कि अभी मैंने लेक्चर के स्टार्ट में आपको बताया है कि हेड ऑफिस का जो अकाउंट ब्रांच मेंटेन करती है और उसका जो बैलेंस आता है वो ब्रांच के लिए कैपिटल होता है, इसलिए ये कैपिटल की जगह लायबिलिटी साइड पर हम लिखेंगे। क्लियर हो गया? ठीक है, तो सबसे पहले हम वर्किंग नंबर 1 करेंगे, हेड ऑफिस का अकाउंट बनाएंगे। हेड ऑफिस की अकाउंट की डेबिट साइड क्रेडिट साइड पर पहले लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे गुड्स रिसीव्ड 2,40,000 से, फिर एक्सपेंसेस के लिए जो कैश रिसीव किया था हेड ऑफिस की तरफ से वो लिखेंगे 45,000 से। अब आप कहोगे कि पहले तो हम डेबिट साइड पर लिखते थे, अब क्रेडिट साइड पर क्यों लिख रहे हैं? पहले हम बनाते थे ब्रांच अकाउंट, इसलिए उसकी डेबिट साइड पर ये सारी अमाउंट्स आती थी। अब आप बना रहे हो हेड ऑफिस अकाउंट, किसकी बुक में? ब्रांच की बुक में बना रहे हो। क्लियर? ब्रांच की बुक में खुद ब्रांच बना रही है हेड ऑफिस का अकाउंट, इसलिए ये ऑपोजिट साइड पर आपको अमाउंट्स नज़र आ रही हैं। क्लियर हो गया जी? उसके बाद जो है वो यहाँ पर कैश रिमिटेड जो है वो लिखेंगे, जो हेड ऑफिस को कैश भेजा गया है वो लिखेंगे यहाँ पर 4,20,000 से। फिर जी जो कैश जो है, ये देखें बुक में जो लिखा हुआ है, जो कैश रिसीव किया था हेड ऑफिस की तरफ से 30,000 का, वो कैश हम यहाँ 30,000 से लिख देंगे। फिर जो आपको यहाँ पर प्रॉफिट हुआ था ना, नेट प्रॉफिट, वो भी हम इसी अकाउंट में शामिल करेंगे और इसकी क्रेडिट साइड पर लिख देंगे। जब क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे और इसकी डेबिट साइड में उसमें से माइनस करेंगे तो आपके पास जो बैलेंस आएगा वो कैपिटल होगा, और कैपिटल को हम हेड ऑफिस अकाउंट के रेफरेंस में जो है वो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पर लिखेंगे। एक चीज़, अगर आप प्रॉफिट यहाँ नहीं लिख रहे हो, आपको कंफ्यूज करता है कि प्रॉफिट यहाँ क्यों आया है, तो आप सिंपली क्या करो, इसको यहाँ से स्किप कर दो। आप क्रेडिट साइड का टोटल करो, उसमें से माइनस करो डेबिट साइड, जो यहाँ आंसर आएगा वो आपका कैपिटल है, वो जाके हम लिखते हैं बैलेंस शीट में। ये प्रॉफिट यहाँ जाकर प्लस करते हैं, जैसे आप यूजुअली पहले जो है वो करते होते हो, बैलेंस शीट बनाते होते हो। हमारे पास कैश तो नहीं है, लेकिन कैश से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास मौजूद है, जैसे कि मैंने क्वेश्चन में कहा था कि ये यूटिलाइज़ होगी बैलेंस शीट बनाने में। अब वो कौन कौन सी जो है वो कैश से रिलेटेड अमाउंट्स हैं हमारे पास, जितनी रिसीट्स हैं वो डेबिट साइड पर आती हैं, जितनी पेमेंट्स हैं वो क्रेडिट साइड पर आती हैं। रिसीट्स कौन कौन सी हैं यहाँ पर देखें, कैश सेल रिसीट्स है, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स जो है वो रिसीट है, और इसके अलावा जो कैश हेड ऑफिस से रिसीव किया है 30,000 का, ये रिसीट है। तो ये हम कहाँ लिख देंगे? कैश अकाउंट की डेबिट साइड पे। पेमेंट्स कौन कौन सी हैं देखिए, यहाँ पे परचेजेस पेमेंट्स हैं, क्रेडिटर्स पेमेंट्स हैं, और जो हेड ऑफिस को भेजा गया है कैश, वो पेमेंट है। इसके अलावा जो
एक्सपेंसेस पे किए गए हैं ना, वो एक्सपेंसेस यहाँ पर हम लिखेंगे। ठीक है, कैश की सूरत में जो ब्रांच ने खुद अपने एक्सपेंसेस पे किए हैं ना, वो वाले एक्सपेंसेस हम यहाँ लिखेंगे 1,10,000 से, 22,000 से और 18,000 से। इसके अलावा कहा गया था कि फ़र्नीचर भी ब्रांच ने खुद परचेज़ किया था 15,000 से, वो फ़र्नीचर भी हम यहाँ पर 15,000 से लिख देंगे जी। क्लियर हो गया। तो आप इसकी डेबिट साइड का टोटल करोगे, उसमें से माइनस करोगे क्रेडिट साइड, तो आपके पास कैश का बैलेंस आ जाएगा, जिसको आप जाकर लिखोगे बैलेंस शीट की एसेट साइड पर। साथ में वर्किंग नोट मेंशन करना ज़रूरी है। फिर आपके पास डेटर्स अकाउंट भी बन सकता है, क्योंकि आपके पास क्रेडिट सेल्स भी हैं और जो कैश डेटर से रिसीव किया हुआ है वो भी मौजूद है। ठीक है, उसको माइनस करोगे तो आपके पास डेटर्स का क्लोजिंग बैलेंस भी आ जाएगा। क्रेडिटर्स भी बना सकते हो। ठीक है जी, क्या करोगे, इसमें क्रेडिट परचेजेस लिखोगे, उसमें से जो कैश क्रेडिटर से रिसीव किया हुआ है वो माइनस कर दोगे, जो बैलेंस आएगा वो आपके क्रेडिटर्स हो जाएंगे। क्लियर हो गया। कहने का मकसद यहाँ पर ये है कि बनाने फ़ाइनल अकाउंट ही हैं। ठीक है, अगर आपको डेटर्स नहीं दे रहा बैलेंस शीट बनाने के लिए, कैश नहीं दे रहा आपको, जो है वो क्रेडिटर्स नहीं दे रहा, लेकिन उससे रेलिवेंट सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास मौजूद है, तो उस इन्फॉर्मेशन को यूटिलाइज़ करते हुए आप अकाउंट्स बना सकते हो। अकाउंट्स बनाने के बाद आप बैलेंस शीट बना के दोनों साइड का जब टोटल करोगे तो वो आपकी बैलेंस शीट इक्वल आएगी जी। क्वेश्चन नंबर 24 है जी, देखिए, कहते हैं अमजद एंड कंपनी गुजरांवाला हैड अ ब्रांच एट डस्का, द फॉलोइंग इज़ द ट्रायल बैलेंस ऑफ द ब्रांच फॉर द ईयर एंडिंग 30 जून 2010 की आपको जो है वो यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दी हुई है। मेरे पास जो बुक है वो 2010 की ही है, आपके पास 17, 18 जो भी लिखा हुआ है आप उसी के अकॉर्डिंग काम करें। ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है जी, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पर आएगा। गुड्स फ्रॉम हेड ऑफिस दी हुई है। ठीक है जी, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पर आएंगी। परचेजेस ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पर आएंगी। वेजेस डायरेक्ट एक्सपेंस है, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पर आएगा। सेल्स क्रेडिट साइड पर आएगा। अब इस क्वेश्चन में उसने आपको डेटर्स और क्रेडिटर्स दोनों दे दिए हुए हैं, आपको निकालने की ज़रूरत नहीं है। हेड ऑफिस अकाउंट का बैलेंस दिया हुआ है, इसका मतलब आपको हेड ऑफिस का अकाउंट बनाने की भी ज़रूरत नहीं है, उसका बैलेंस आपको मिल गया है। सैलरीज, रेंट, एडवर्टीज़मेंट एक्सपेंसेस, डिस्काउंट, ठीक है जी, ये सारे एक्सपेंसेस हैं, इसको आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पर लिखोगे। कैश एंड बैंक, कैश एंड हैंड भी दे दिया हुआ है, इसका भी आपको सेपरेट अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं है, इसको एज इट इज़ जाके आप बैलेंस शीट में लिख सकते हो। आगे क्या कह रहा है, कह रहा है जी स्टॉक ऑन 30 जून 2010 ₹8,000 क्लोजिंग स्टॉक है। एक दफ़ा बैलेंस शीट में लिखोगे, एक दफ़ा ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड पर लिखोगे। आल्सो पास द इनकॉर्पोरेटिंग एंट्रीज़ इन द बुक ऑफ हेड ऑफिस, कह रहा है इनकॉर्पोरेटिंग एंट्रीज़ भी पास करो जो आपको इंट्रोडक्शन में दिखाई हैं। तो आपने क्या करना है, सिंपली जो इन्फॉर्मेशन आपको दी हुई है वो सारी आसान है, उसकी मदद से आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाओ। ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, वेजेस, गुड्स फ्रॉम हेड ऑफिस डेबिट साइड पर लिखो। सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट साइड पर लिखो। क्रेडिट साइड में से डेबिट साइड को माइनस करो, ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा, वो आप कर दो ब्रॉड डाउन। ठीक है जी, उसमें से सारे के सारे जो है एक्सपेंसेस, सैलरीज, रेट्स एंड टैक्सेस, एडवर्टीज़मेंट, डिस्काउंट लिख के फिर देखो कौन सी साइड ज़्यादा है। यहाँ पर इस क्वेश्चन में डेबिट साइड ज़्यादा है, तो हमारे पास आ गया है ग्रॉस लॉस। हेड ऑफिस बनाया है हमने, अब क्यों बनाया है ये मैंने आपको पहले भी क्लियर किया है पिछले क्वेश्चन में भी, कि अगर आप इसके प्रॉफिट या लॉस यहाँ पर जमा नहीं कर सकते हो, प्लस माइनस नहीं कर सकते हो, तो आप सिंपली क्या करो, बैलेंस शीट में यहाँ पर हेड ऑफिस का बैलेंस लिखो 1,10,000 से, माइनस कर दो उसमें से लॉस, तो आपके पास 89,000 आ जाएगा। इसको सेपरेट बनाने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर। बैलेंस शीट बनाएंगे जी, बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड पर हेड ऑफिस का अकाउंट का बैलेंस लिखेंगे 89,000 से, क्रेडिटर्स की अमाउंट लिखेंगे, डेटर्स लिखेंगे, ये आपको क्वेश्चन में दी हुई हैं, कैश एट बैंक, कैश इन हैंड, स्टॉक, ये सब कुछ क्वेश्चन में उसने आपको दिया हुआ है। यहाँ तक क्वेश्चन जो है वो सिंपल, दोनों साइड से इक्वल आ गई। अब आपने क्या करना है, आपने इनकॉर्पोरेटिंग एंट्रीज पास करनी है। कैसे करनी है, ब्रांच ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट, ब्रांच अकाउंट क्रेडिट। क्या ये अमाउंट कहाँ से आई है, ये अमाउंट आई है स्टॉक को, परचेजेस को, वेजेस को और गुड्स फ्रॉम हेड ऑफिस को प्लस करके। ये डेबिट साइड है ना, इसको इनकॉर्पोरेट कर रहे हो ना, तो इन सारी अमाउंट्स को प्लस करके आप एंट्री पास करोगे, ब्रांच ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट, ब्रांच अकाउंट क्रेडिट। फिर आप क्या करोगे, क्रेडिट साइड का टोटल करोगे, उसके लिए एंट्री पास करोगे, ब्रांच अकाउंट डेबिट, ब्रांच ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट 3,68,000 से है।
नरेशन लिख दोगे, बीइंग क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट इनकॉर्पोरेटेड। ठीक हो गया। थर्ड पे जो ग्रॉस प्रॉफिट आया होता है उसके लिए एंट्री पास होती है। उसके लिए एंट्री पास होगी ब्रांच ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट 38,000 से, ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट 38,000 से। ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर्ड। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड आ गई है। अब डेबिट साइड का टोटल करोगे, ठीक है, यानी ये जितनी भी आपके पास अमाउंट्स आई हैं इन सब का आप टोटल करोगे और यहाँ पर लिख दोगे ब्रांच अकाउंट क्रेडिट बीइंग द डेबिट साइड ऑफ ब्रांच अकाउंट इज़ इनकॉर्पोरेटेड। फिर ऐसे ही क्रेडिट साइड की कोई अमाउंट है तो वो लिखेंगे, अगर नहीं है तो सिंपली जो आंसर आया है फिर उसकी आप एंट्री पास कर दोगे। हमारे पास लॉस आया था उसके लिए एंट्री पास हो जाएगी जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट। अब इन एंट्रीज़ की बेस पे हम ब्रांच अकाउंट बनाएंगे। ये जो इनकॉर्पोरेटिंग एंट्रीज़ हमने पास की हैं उनकी बेस पे हमने ब्रांच अकाउंट बनाया। जिस साइड पे ब्रांच डेबिट हो रहा था वो अमाउंट डेबिट साइड पर लिख देंगे और रेफरेंस में लिख देंगे उसका जो भी दूसरा अकाउंट है, ठीक है। और यहाँ पर भी क्रेडिट साइड पर जो अमाउंट क्रेडिट हो रही है वो अमाउंट लिख के रेफरेंस में लिख देंगे जो भी अमाउंट जो भी दूसरा अकाउंट है। और आपके पास जो आंसर आएगा दैट मस्ट बी इक्वल टू द आंसर ऑफ हेड ऑफिस। यानी जो ब्रांच इनकॉर्पोरेटिंग एंट्री पास करने की वजह से जो हम ब्रांच अकाउंट बना रहे हैं उसका आंसर और इसका आंसर सेम होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 25 आप लोग खुद करोगे जी। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, यहाँ पर आपको कह रहा है हेड ऑफिस ऑफ द बिजनेस एंड इट्स ब्रांच कीप देयर ओन बुक्स एंड ईच प्रिपेयर इट्स ओन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, ऑन की बात हो रही है, इसका मतलब ये इंडिपेंडेंट है। यहाँ पे आपको हेड ऑफिस के भी सारे बैलेंसेस दिए हुए हैं, यहाँ पे आपको ब्रांच के भी सारे बैलेंसेस दिए हुए हैं। यहाँ पे आपको कैपिटल हेड ऑफिस का दिया हुआ है, फिक्स्ड एसेट, स्टॉक, डेटर्स एंड क्रेडिटर्स, ठीक है जी। कैश, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दोनों का बैलेंस दिया हुआ है, ब्रांच ऑफिस अकाउंट और हेड ऑफिस अकाउंट। अब आप ये देखो कि ब्रांच के और हेड ऑफिस के दोनों के बैलेंस में फ़र्क है। इस फ़र्क को कवर करने के लिए, इस डिफरेंस को कवर करने के लिए जो है फिर वो कुछ एंट्रीज़, एडजस्टिंग एंट्रीज़ पास की जाती हैं। अब वो कौन कौन सी एंट्रीज़ पास होनी है, आपको कह रहा है सेट आउट द बैलेंस शीट एज ऑन 31 दिसंबर 2010 एंड जनरल एंट्रीज नेसेसरी इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस टू रिकॉर्ड द एडजस्टमेंट्स। पहले नंबर पे क्या एडजस्टमेंट करनी है हमने, कह रहा है जी 31 दिसंबर को ब्रांच ने चेक भेजा था 1000 रुपये का हेड ऑफिस को, जो कि हेड ऑफिस ने रिसीव नहीं किया और ना ही ब्रांच को क्रेडिट किया, जिसकी वजह से फ़र्क आ गया। इसको कवर करने के लिए अब हम यहाँ पर एंट्री, एडजस्टिंग एंट्री पास करेंगे। कैश इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट एंड ब्रांच अकाउंट क्रेडिट 1000 से, नीचे नरेशन में लिख देंगे बीइंग कैश सेंड बाय द ब्रांच ऑन 31 दिसंबर 2010 but received by the head office on 3 जनवरी 2011। मेरे पास यही डेट्स हैं, आप लोग अपने बुक की डेट्स के हिसाब से इसको लिख सकते हैं। क्लियर, नरेशन में हमने इसको क्लियर कर दिया है कि कैश ब्रांच ने तो भेज दिया था लेकिन हेड ऑफिस ने रिसीव लेट किया, इस वजह से 1000 का डिफरेंस आया, जिसको कवर करने के लिए अब हमने एंट्री पास कर दी है कैश इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट और ब्रांच अकाउंट क्रेडिट। दूसरी एडजस्टिंग एंट्री जो पास होनी है वो यहाँ पर ये है कि गुड्स वैल्यूड 840 रुपीज़ की हैं, जो कि फॉरवर्ड बाय हेड ऑफिस ने की थी, किसको, ब्रांच को, ठीक है, लेकिन नॉट रिसीव बाय ब्रांच है, ठीक है, और ना ही उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड किया गया। कब तक, 11 जनवरी तक। 11 जनवरी तक उसको रिकॉर्ड ही नहीं किया गया। सिमिलरली हम यहाँ एंट्री पास करेंगे गुड्स इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट 840 से, ब्रांच अकाउंट क्रेडिट 840 से, बीइंग द गुड्स सेंड बाय द हेड ऑफिस ऑन 31 दिसंबर बट रिसीव बाय द ब्रांच ऑन 11 जनवरी 2011। ये दोनों एंट्रीज पास करने के बाद जब आप दोबारा से ब्रांच अकाउंट बनाओगे, ब्रांच का बैलेंस ब्रॉट डाउन करोगे, ठीक है, उसमें से ये अमाउंट्स जो हैं वो दोनों रिकॉर्ड करोगे, तो आपका जो ये ब्रांच का बैलेंस है दैट विल बी इक्वल टू द हेड ऑफिस अकाउंट। क्लियर हो गया। उसके बाद आपको क्या कहता है प्रॉफिट शोन बाय द ब्रांच इज़ ट्रांसफ़र टू द हेड ऑफिस। जो ब्रांच को प्रॉफिट हुआ था ना 3060 से, वो भी किसको ट्रांसफ़र करना है हमने, हेड ऑफिस को। उसके लिए एंट्री पास करेंगे ब्रांच अकाउंट डेबिट, ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट 3060 से। फिर आपको कह रहा है बैलेंस शीट के एसेट्स और लाइबिलिटीज़ भी जो हैं वो हेड ऑफिस की बुक्स में हमने रिकॉर्ड करनी है, ठीक है। तो उसके लिए भी एंट्री पास करेंगे, इंडिविजुअल एसेट्स लिखेंगे ब्रांच के सारे, ब्रांच फिक्स्ड एसेट अकाउंट
अकाउंट डेबिट, ब्रांच स्टॉक अकाउंट डेबिट, ब्रांच डेटर्स अकाउंट डेबिट, ब्रांच कैश अकाउंट डेबिट। ये सारी अमाउंट्स आपको क्वेश्चन में दी हुई हैं। क्लियर? तो आपने इनको प्लस करके ब्रांच अकाउंट को क्या कर देना है, क्रेडिट कर देना है। लास्ट रजिस्टरिंग एंट्री पास होगी यहाँ पर ब्रांच अकाउंट डेबिट एंड ब्रांच क्रेडिटर्स अकाउंट क्रेडिट, क्योंकि क्रेडिटर्स के अलावा और कोई लाइबिलिटी क्वेश्चन में नहीं है, इसलिए ये ब्रांच क्रेडिटर्स अकाउंट हमने यहाँ पे क्या कर दिया, क्रेडिट, बीइंग इनकॉर्पोरेशन ऑफ लाइबिलिटीज़ इन हेड ऑफिस बुक। अब इन इनकॉर्पोरेटिंग एंट्रीज़ के बेस पे हम बैलेंस शीट बनाएंगे जो कि हेड ऑफिस अपने बुक्स में मेंटेन कर रहा है। क्लियर? बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड पर कैपिटल लिखेंगे 1 लाख से, क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसमें प्लस कर देंगे प्रॉफिट हेड ऑफिस का भी और ब्रांच का भी, आपके पास टोटल कैपिटल आ जाएगा। क्रेडिटर्स लिखेंगे हेड ऑफिस के भी, ब्रांच के भी, क्योंकि अब इनकॉर्पोरेट हो चुके हैं तो ये इनकॉर्पोरेटेड बैलेंस शीट है। क्लियर? तो यहाँ पर हेड ऑफिस और ब्रांच दोनों के हम क्रेडिटर्स लिख देंगे, फिक्स्ड एसेट्स लिखेंगे हेड ऑफिस का भी ब्रांच का भी प्लस करके, स्टॉक लिखेंगे हेड ऑफिस का भी ब्रांच का भी, और जो इन ट्रांजिट स्टॉक था वो भी यहाँ लिखेंगे 840 से, तीनों को प्लस करके अब यहाँ पर हमारे पास टोटल एसेट्स आ गए। डेटर्स हैं हेड ऑफिस और ब्रांच दोनों के, वो लिख दिए जी। कैश आपके पास है हेड ऑफिस का, ब्रांच का, और वो कैश जो ट्रांजिट में था वो भी अब हम लिख देंगे। अब हमारे पास बैलेंस शीट जो है वो इक्वल हो जाएगी जी। आई होप आपको आज का लेक्चर क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम नज़र आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं जी। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।